नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आराध्य आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट सुपरमार्केट बिजनेस के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हमने पार्ट 1 में कुछ स्टेप्स जो है कवर किए थे मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों पार्ट 1 में हमने वेंडर क्रिएशन किया था, आइटम और प्रोडक्ट का क्रिएशन देखा था, कंपनी क्रिएशन देखा था, ग्रुप, सब ग्रुप एंड कैटेगरी का क्रिएशन हमने देखा था, परचेज, रिटर्न और जीआरएन की एंट्री हमने देखी थी, कन्वर्जन, पैकेजिंग ऑफ बल्क आइटम्स का जो पैकिंग होता है बार कोडिंग के लिए वो हमने देखा था, सेल बिल एंट्री हमने देखी थी, सेल्स रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट की एंट्री देखी थी, एंड कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स जो है हमने पार्ट 1 में कवर किया था। तो आज हम पार्ट 2 में दोस्तों कवर करेंगे अकाउंट वाउचर्स, पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, पीडीसी चेक एंट्री, जीएसटी रिपोर्ट, डेली सेल्स रिपोर्ट, ऑपरेटर वाइज सेल्स एंड मिसलेनियस रिपोर्ट एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर आप पार्ट 1 देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो में भी आपको डाल दूंगा, तो आप ताकि उसको पहले देखेंगे दोस्तों पार्ट 1 को, तो उसके बाद पार्ट 2 आपको देख के थोड़ा ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप सीधा पार्ट 2 देखेंगे तो वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में भी हमने दे दिया था। आराध्य आईटी सॉल्यूशन, गोवा से मैं देव शर्मा बोल रहा हूँ। ये हमारा मार्ग ईआरपी का लोगो है दोस्तों। मुझे अभी जो है मार्ग ईआरपी में टोटल 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों। 5 ईयर मेरा जॉब एक्सपीरियंस है मार्ग ईआरपी बेंगलोर में, एंड 9 ईयर मुझे बिजनेस में हो चुके हैं गोवा में। 1500 प्लस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन दोस्तों अभी तक हम कर चुके हैं। 1000 प्लस कस्टमर बेस है हमारा गोवा में। 600 प्लस रिटेल कस्टमर बेस है, और एक्सपीरियंस मैन पावर जो भी हमारा स्टाफ है 3-3, 4-4 साल पुराना स्टाफ है दोस्तों। तो कोई भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ जो है आपको आएंगे नहीं। कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो वो आपकी जो है इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक और चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, जो मैंने पार्ट 1 जो बनाया था सुपरमार्केट बिजनेस के बारे में, उसको जो है 1 वीक के अंदर 200 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 53 मिनट की वीडियो बनी थी दोस्तों, थोड़ा लंबी हो गई थी वीडियो, फिर भी जो है 200 प्लस व्यूज़ जो है उस वीडियो को मिले हैं। तो अभी जो है हम पार्ट 2 इसीलिए मैं जो है अभी पार्ट 2 बना रहा हूँ दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों अपना मार्ग ईआरपी का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि राइट साइड में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको शॉर्टकट्स चाहिए वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम आएंगे दोस्तों वाउचर एंट्री के ऊपर। यहाँ पर आप अकाउंट्स मेन्यू में जाएंगे, वाउचर एंट्री। यहाँ पर सारी एंट्रीज जो है यहाँ पर दे रखी है हमने। तो सुपरमार्केट में रिसिप्ट, पेमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। सुपरमार्केट में दोस्तों ज़्यादातर रिसिप्ट की एंट्रीज तो नहीं होती है, क्योंकि जो है कैश बिलिंग होता है और कार्ड बिलिंग होता है। अगर कोई सुपरमार्केट या कोई रिटेलर होलसेल बिलिंग करता है, क्रेडिट में बिल करता है, तो वो जो है रिसिप्ट एंट्री पास कर सकता है। जब उसका सब कस्टमर उनको पेमेंट करेगा तो उसका जो है यहाँ पर रिसिप्ट एंट्री हो जाएगा। चलो एक एंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पर जो है आपके कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर जो है सप्लायर है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, कैश लेजर, कार्ड लेजर है। तो कस्टमर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं है, तो हम चलो यूपीआई से ही रिसिप्ट ले लेते हैं फिलहाल चेक करने के लिए। 410 रुपीज़ एक बिल बना है, इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको हम डाल देंगे बैंक के अंदर, जौन सा भी बैंक में हमारा यूपीआई अमाउंट जाता है। अभी हम इसको डाल देते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों जो है रिसिप्ट की एंट्री जो है पास हो जाएगी। यहाँ पर हमको सिर्फ यूपीआई की जगह पे कस्टमर लेना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों पेमेंट एंट्री।
वाउचर एंट्री, पेमेंट। पेमेंट पहले हम समझ लेते हैं। जो भी आप परचेज एंट्री करेंगे दोस्तों, आपका जो सप्लायर का जो बिल होगा जब आप उसको परचेज करेंगे तो वो उनके लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, और उसको जब आप पेमेंट करते हैं चेक या कैश आप पे करेंगे तो आप जो है यहाँ से पेमेंट एंट्री करेंगे। उससे पहले आप जो है अपना मास्टर से जाके लेजर क्रिएट कर लेंगे, बैंक का लेजर। मैंने तो ऑलरेडी इसमें बनाया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। न्यू लेजर में जाएंगे, ग्रुप में आप यहाँ पर बी प्रेस करेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना बैंक का लेजर बना देंगे। मैं चलो एक नया लेजर बना देता, और एक सपोज मेरे अकाउंट में एक 50,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा जो है बैंक का लेजर क्रिएट हो गया। अभी मैं यहाँ से पेमेंट करता हूँ, अकाउंट्स, वाउचर एंट्री, पेमेंट एंट्री। यहाँ पर फर्स्ट आप डेट डाल देंगे, जो सा भी डेट का आप पेमेंट कर रहे हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप एक वाउचर नंबर डाल सकते हैं, ये कंटिन्यू जो है आपका चलता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सप्लायर का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो किस पार्टी का कितना क्रेडिट बैलेंस है वो आपको यहाँ पर शो करता है। अभी जैसे ये एक पार्टी है हमारी अलशिफा, इसका 6910, एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद में कितना अमाउंट आपने पे किया आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सपोज मैं पूरा अमाउंट ही डाल देता हूँ, एंटर। यहाँ पर जो है ये पूछेगा बैंक, कौन सा बैंक का आप उसको चेक दे रहे हो। अब जैसे मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया था HDFC बैंक न्यू, तो उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर आप चेक नंबर दे सकते हैं, एंटर। तो ये जो है आपकी डायरेक्टली पेमेंट एंट्री होगी। अभी आप अगर दोबारा चेक करेंगे तो अलशिफा का लेजर यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक और एंट्री हम देख लेते हैं। आराध्या डिस्ट्रीब्यूटर 993 रुपीज़ का उसका बैलेंस है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके जो भी पेंडिंग बिल होंगे यहाँ पर शो कर देगा। तो आप जो है यहाँ पर उसका बिल सेलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, और यहाँ पर आप जो है पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। अभी सपोज हमने उसको कैश पे किया तो हम इसको कैश में डाल देंगे। अगर हम चेक दे रहे हैं तो हमको यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करना है। तो अभी हम इसको फ़िलहाल कैश के अंदर इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपके पेमेंट वाउचर की एंट्री हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपको जो ध्यान में रखना है पेमेंट के अंदर, फर्स्ट आपको डेबिट करना है पार्टी को यानी सप्लायर को, और क्रेडिट करना है अपने कैश या बैंक को। तो आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक PDC चेक की एंट्री के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने PDC चेक का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, PDC चेक पेमेंट। अगर आप किसी सप्लायर को PDC चेक दे रहे हैं तो आप उसका भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और जिस दिन आप उस चेक को क्लियर करेंगे उसी दिन वो आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट लेस हो जाएगा। अगर आप जैसे पेमेंट में डाल देते हैं तो पेमेंट से क्या होता है, इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट लेस हो जाता है, क्योंकि जब तक चेक बैंक में नहीं जाएगा, क्लियर नहीं होगा, तो आपको आपके बैंक से अमाउंट लेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो है PDC चेक का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। अभी कौन से बैंक का आप चेक दे रहे हैं पहले सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर पार्टीज आ जाएगी। अभी सपोज ये मेरा एक पार्टी है, यहाँ पर चेक नंबर आ जाएगा। तो आप चाहिए तो चेक नंबर यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। किस डेट का आप चेक दे रहे हैं, सपोज मैं 26 का चेक दे रहा हूँ, और कितना अमाउंट का आप चेक दे रहे हैं। उस पार्टी के बिल्स जो है आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखा देगा, बिल वाइज भी आप देख सकते हैं। तो मैं सपोज पूरा अमाउंट दे दिया, एंटर। तो इस तरह से आप एक शॉट में भी आज के दिन में जितने भी चेक आपने इशू करे हैं वो सब एंट्रीज आप एक साथ कर सकते हैं। एक सपोज एक और पार्टी में ले लेता हूँ, चेक नंबर 2 अपने आप आ गया। 18 चेक का मैंने दिया, उसका बिल अमाउंट है 11,010 रुपये। वैलिड GST नंबर नहीं है तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ GST तो इस तरह से आप जो है जितने भी चेक इशू करते हैं आप एक साथ सबकी एंट्री करके इसको एंड प्रेस करके यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं।
और इसका अगर आपको प्रिंट आउट भी चाहिए तो आप इसका जो है प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। तो अभी आप अगर अपना बैंक का लेजर देखते हैं HDFC बैंक यहाँ पे, तो ये जो है अभी तक वैसा ही है। जब तक चेक आप पास नहीं करेंगे तब तक वो लेजर जो है यहाँ पर ऐसा ही आपको दिखाता रहेगा। अब अगर आपको ये चेक पास करना है, सपोज आपके बैंक से चेक क्लियर हो गया, तो उसके लिए आप जो है यहीं पर जाएंगे अकाउंट्स के अंदर, बैंक पेन स्लिप में जाएंगे एंड चेक क्लियरेंस के अंदर जाएंगे। यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कौन सा बैंक का आपने चेक दिया था। बाद में यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने एक 18 का दिया था, एक 20 का दिया था, तो मैं 20 तारीख यहाँ पर डाल लेता। तो जो 2 चेक मैंने दिए थे वो दोनों यहाँ पर दिखा रहे हैं। अभी सपोज ये मेरा 18 वाला चेक पास हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे प्लस करूँगा। पोस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, उसका शॉर्टकट यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। जैसे आप प्लस करेंगे तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि यहाँ पे आपने 20 तारीख का डेट दिया था, कौन सी डेट में पास हुआ। हो सकता है 20 को बैंक हॉलीडे है, संडे है, चेक आपका 22 को पास हुआ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो जो है बैंक से वो चेक वो डेट में ही पास होएगा। यहाँ पर सपोज ये मेरा 20 को पास हुआ था, इसको 20 को पास कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है आप जो भी चेक आपने इशू किए थे वो चेक आप पास करवा सकते हैं। अब अगर हम अपना बैंक का लेजर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका बैंक ऑटोमेटिकली कम हो गया। और आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 तारीख को आपका चेक एक पास हो गया, 22 तारीख को एक चेक आपका पास हो गया। तो इमीडिएट ये जो है अभी बैंक के साथ साथ पार्टी के लेजर से भी अमाउंट लेस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट, वाउचर एंड PDC चेक का हमने देखा। इसके साथ एक कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है दोस्तों कि आप जैसे दिन भर आप रिटेल स्टोर में बिलिंग करते हो, कैश के अंदर आपकी सेल हो रही है, अभी जैसे UPI कार्ड से हो रही है तो वो तो आपका बैंक में सीधा सीधा आ जाता है, लेकिन जो कैश से सेल हो रही है उसको नेक्स्ट डे जाके आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो जो कैश और बैंक के बीच की जो एक एंट्री है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं बैंक से कैश, तो उसका भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कैश एंड बैंक है। अभी देखिए जैसे कैश के अंदर हमारा 2792 ये अमाउंट पड़ा हुआ है और ये अमाउंट अभी हमको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो उसका एंट्री हम कैसे पास करेंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे एंड कॉन्ट्रा में जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट मीन्स जो लेजर कम होना चाहिए उसको आप क्रेडिट करेंगे और जिस लेजर में ऐड होना चाहिए उसमें आप डेबिट करेंगे। बस इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एंट्री रॉन्ग नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे कस्टमर क्या मिस्टेक कर लेते हैं कि क्रेडिट बैंक को कर देते हैं, डेबिट कैश को कर लेते हैं और बैंक जो है उनका नेगेटिव में चला जाता है। तो अभी हम एंटर करेंगे, क्रेडिट हमने लिया है कैश क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं। सपोज 2000 रुपीज़ हम डिपॉजिट कर रहे हैं, एंटर करेंगे एंड डेबिट कर देंगे हम हमारा बैंक HDFC बैंक न्यू। अभी 28,000 है, बाद में देखेंगे उसका बैलेंस कितना होता है। एंटर, यहाँ पर आप अपना नरेशन डाल सकते हैं जो कि अपना। तो इस तरह से जो है आपकी ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो आप एक एंट्री पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट जो है आपका बैंक होगा क्योंकि आप कैश को विड्रॉ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं 30,578 हो गया और कैश में जो है आपका ये जो है 792 बचा है। पहले जो है 2792 था, अभी 792 है। अब हम एक एंट्री करेंगे कि बैंक से हमने सपोज़ कैश निकाल लिया है या ATM से या कैसे भी हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश। यहाँ पर अगर आप चेक के थ्रू कैश निकाल रहे हैं तो आप चेक नंबर डाल सकते हैं, कौन से चेक से आप विड्रॉ कर रहे हैं, एंड डेबिट हो जाएगा हमारा कैश। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तो अभी आप अगर देखते हैं तो ये देखिए कैश में आपका 29,578 अमाउंट बचा और बैंक में जो है आपका 29,578 अमाउंट बच गया और कैश आपका बढ़ के 1792 हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अकाउंट्स, वाउचर एंट्री के अंदर रिसिप्ट एंट्री हमने देखा, पेमेंट देखा,
कॉन्ट्रा देखा, और जो है पीडीसी चेक का हमने पेमेंट एंट्री देखा, जो कि सुपर मार्केट के बारे में मैं अभी जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं जो ज़्यादातर जो सुपर मार्केट में यूज होता है वो इन्हीं फीचर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जब दूसरे बिजनेस के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा जैसे कि एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो फिर बाकी जो है डिटेल में जो है मैं जो है बाकी वीडियोस के बारे में, बाकी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये अकाउंटिंग के लिए इतने ये जो ऑप्शंस है दोस्तों, ये हमारे सुपर मार्केट में यूज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सब हो गया। अब हम चलते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स के ऊपर। जीएसटी रिपोर्ट जो कि अभी हर किसी को फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप एक सुपर मार्केट है और आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है जीएसटी के अंडर, तो आपको ये मैंडेटरी है। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में, जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी में कैसा है, आप अगर एक सुपर मार्केट आता है, मैं जस्ट एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। एज पर माई नॉलेज दोस्तों मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर आप एक रिटेलर हैं दोस्तों या छोटा आपका सुपर मार्केट है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप साल का जो आपका टर्नओवर है अगर वो 40 लाख से नीचे है, तो आपको जीएसटी रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अप टू 40 लाख जो है गवर्नमेंट ने जो है छूट दे रखी है, आपको कंपलसरी आपको मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख एंड अबव अगर आपका टर्नओवर होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टू टाइप से होता है दोस्तों। फर्स्ट जो है रेगुलर है और सेकंड जो है कंपोजिशन में है। ओके, अभी जो ये आपके ऊपर है, आप रेगुलर वगैरह में जाना चाहते हैं या कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं। कंपोजिशन स्कीम का भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 करोड़ का 1.5 सीआर का अभी तक जो है लिमिट है। अगर आप अंडर 1.5 सीआर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको अपनी टोटल सेल का 1% जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, और ये जो आपकी रिटर्न होती है दोस्तों, ये क्वार्टरली होती है। एवरी 3 मंथ में जो है आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके अलावा जो आपका परचेज में जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है, वो आप यहाँ पर आईटीसी जो हम बोलते हैं, इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो जो है आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर। समझ गए आप? कंपोजिशन स्कीम 1.5 सीआर के अंदर अगर आप हैं तो आप ले सकते हैं। 1% ऑफ टोटल सेल, यानी कि 3 महीने में सपोज आपने 10 लाख की सेल करी है तो आपको 1% जीएसटी भरना है, यानी कि 10,000 रुपये आपको जीएसटी फाइल कर देना है। बाकी कोई झमेला नहीं है। जो आपने परचेज के ऊपर टैक्स भरा है उसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं इन कंपोजिशन स्कीम के अंडर अगर आप हैं तो। ये जो है कंपोजिशन का हो गया। दूसरा है रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम आप जो है अगर 1.5 करोड़ के ऊपर है फिर तो कंपलसरी आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर 1.5 सीआर के नीचे है तो भी आप रेगुलर स्कीम ले सकते हैं। रेगुलर स्कीम में क्या होता है कि जो भी आप परचेज करेंगे, परचेज के ऊपर जो भी आपने टैक्स भरा है आईटीसी, उसको आप क्लेम करेंगे, और जो आप सेल करेंगे, सेल पे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप जो है गवर्नमेंट को भरेंगे। तो अगर आप एक सुपर मार्केट हैं, आपका नया सुपर मार्केट है, तो आपका शुरुआत में तो क्या होता है कि बहुत आपका परचेजेस ज़्यादा रहता है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिस पे कि जीएसटी लगता है, तो आपका आईटीसी जो है काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है। और जब आप सेल करते हैं
तो धीरे धीरे आपका सेल जैसे 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 बढ़ेगा वो उसमें से कट होता रहेगा, आईटीसी लेस होता रहेगा। एंड जिस दिन आपका आईटीसी ख़त्म हो गया, सेल आपका ज़्यादा हो गया, तब से आपको भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यह जो है एक प्रोविज़न होता है दोस्तों। अभी इसमें टैक्स कितना भरना है वो तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। हर आइटम का जो है अभी जैसे आप 0% रहता है, 0% पे तो कोई टैक्स नहीं होता है। ग्रोसरी वगैरह 5% की आइटम्स होती हैं, 12% की होती हैं, 18 की होती हैं एंड 28 की होती हैं। प्लस 28 प्लस 12% सेस भी जो है बहुत सारे आइटम्स पे होता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उन पर सेस भी रहता है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो 40% तक जो है टैक्स है रेगुलर स्कीम में। एंड ये जो टैक्स जाता है आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में, 100 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया, उस पर आपने 18% टैक्स भर दिया, तो आपका 18 रुपये का टैक्स चला गया दोस्तों। बाद में अगर आप उस प्रोडक्ट को 150 रुपये में बेचते हैं तो रिटेल में क्या होता है कि आप 150 इंक्लूडिंग में उसको बेचेंगे, उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो 150 रुपीज़ के अंडर अगर आप जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है तो उसमें से 18 रुपये जो आपने परचेज में पे किया था वो लेस करके जो अमाउंट आएगी वो आपको गवर्नमेंट को भरना है। तो ये जो है सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये सब कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो है मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। आपको जस्ट एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और अपने CA को दे देनी है। तो इसको समझने के लिए अभी देख लेते हैं, हमने कुछ परचेज बिल बनाए हैं, चेक कर लेते हैं इस महीने का अगर कोई परचेज है। ये हमारे जो है परचेज बिल्स हैं जिसमें कि हमारा GST लगा हुआ है कुछ आइटम्स में। तो इसी तरह से हमने कुछ सेल्स बिल बनाए हैं। एक 2-4 सेल्स बिल हम और बना लेते हैं ताकि रिपोर्ट जनरेट करने में इजी हो। ये हमारा एक सेल हो गया दोस्तों। इसको एंड प्रेस करेंगे एंड इसको आप सेव कर देंगे। ये जो है हमारा सेव हो गया। अब देखते हैं दोस्तों GST के लिए, यहाँ पर हम GST में जाएंगे। यहाँ पर GSTR 1, 2 एंड 3B ये जो है रेगुलर के हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो, अगर आप कंपोजिशन में हैं फिर तो 1% ही आपको भर देना होता है 3 महीने में एक बार टोटल सेल के ऊपर। तो वो कुछ ज़्यादा इश्यूज उसमें नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। बट अगर आप रेगुलर में हैं तो आपको सबसे पहले GSTR 3B आपका निकालना पड़ेगा। GSTR 3B जो है ये आपको बता देगा कि इस महीने में आपने कितना जो है टैक्स ऑलरेडी भरा है और कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि जून मंथ मैंने सेलेक्ट किया और इसको आप चाहिए तो डायरेक्टली JSON जनरेट कर सकते हैं। JSON सीधा जो है गवर्नमेंट के पैनल पे अपलोड हो जाता है, लेकिन अभी हमको रिपोर्ट देखना है तो हम इसको व्यू कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका रिपोर्ट आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये दिखा रहा है आपका आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो भी आपने सेल करी है 1007 रुपीज़ 50 पैसा का टोटल सेल हुआ है, जिसमें हमारा जो है टैक्स कलेक्शन हुआ है 5625 यानी कि सेंट्रल टैक्स, CGST एंड SGST जो है 56। तो टोटल हमारा जो है वह 112 रुपये का टैक्स जो हमने कलेक्ट किया है, 112 रुपये 50 पैसे का। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है नील रेटेड भी है, यानी कि जिस आइटम पर कोई टैक्स नहीं है तो वो सीधा सीधा नील रेटेड के अंदर चला जाता है, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे दोस्तों, ये रिपोर्ट, यहाँ पर आपको नेट ITC अवेलेबल, ये जो नेट ITC होता है यानी कि जो आपने उस महीने में परचेज की हुई है उस परचेज के ऊपर आपने ऑलरेडी इतना टैक्स पे किया है, यानी कि परचेजेस आपका ज़्यादा है, सेल आपका कम है। तो ये जो है होता है मोस्टली शुरुआत में होता है। अगर आपका सुपरमार्केट है तो शुरू के 3-4 महीना जबकि आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, स्टॉक भर रहे हैं अपनी दुकान में, तब ऐसा होएगा। हर महीना तो ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस है प्रॉफिट के लिए हम करते हैं,
परचेज हमेशा कम ही रहेगा सेल से, लेकिन शुरू के 4 महीना 3-4 महीना जो है ये आपकी परचेजेस ज़्यादा हो सकती है और सेल्स जो है आपकी कम हो सकती है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट आपकी जनरेट होएगी। यहाँ पर आपने ये टैक्स जो है ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इस महीना आपको जो है कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ITC जो है ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट आप निकाल के अपने CA को डायरेक्टली दे सकते हैं। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को सीधा एक्सेल फाइल पे भी जनरेट करके अपने CA को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब ऑप्शंस दिए हैं, PDF का ऑप्शन है, एक्सेल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अगर एक्सेल कर देते हैं तो ये पूरा रिपोर्ट आपका एक्सेल फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा। आप इसको मेल करके CA को भेज सकते हैं। ये देखिए सेम जो मैंने आपको व्यू किया था वही रिपोर्ट आपका एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। इसको आप सीधा जो है अपने CA को मेल कर देंगे, तो इसके बेसिस पे आपका CA जो है आपका टैक्स भर देगा, मंथली जो भरना होता है। दूसरा आते हैं दोस्तों GSTR 1 के ऊपर। GSTR 1 जो है वो आपकी सेल्स की रिपोर्ट होती है। अभी फ़िलहाल जो है पिछले कुछ 3-4 महीनों में GSTR 1 फॉर्मेट जो है उसका फाइलिंग के लिए भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुई है, गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंजेस की है। और अभी जो मई से जो है इसमें काफ़ी सारा उन्होंने चेंजेस किया है। वो B2B बिजनेस के लिए है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं तो मैंडेटरी HSN कोड उनको जो है अभी जो है अपलोड करने पड़ेंगे। B2C अगर आपका बिजनेस है, अगर कोई भी आपने मतलब B2B बिल नहीं बनाया है तो वो फ़िलहाल अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है आगे चलकर हो सकता है कि वो भी गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे। तो अभी हम देखते हैं GSTR 1। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे कौन सा महीने की आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो ये आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पर ये सारे कॉलम्स आते हैं B2C, क्योंकि आप हमारा कोई जो है सब सुपरमार्केट में हमने रिटेल बिलिंग किया है तो सब B2C के अंदर ही 3 बिल हमारे बने और यहाँ पर ये टैक्स का डिटेल आ रहा है। अगर हम B2B बिल करते हैं, मतलब किसी के GST नंबर डाल के बिल करते हैं, तो यहाँ पर रिपोर्ट में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं GSTR 1 रिटर्न। यहाँ से हम सीधा JSON फाइल भी जनरेट कर सकते हैं इसका, और एक्सेल या CSV फाइल भी हम इसका जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल और CSV जो फाइल है गवर्नमेंट का जो ऑफलाइन टूल होता है उसके अंदर उसको इंपोर्ट करके डायरेक्ट फाइलिंग किया जा सकता है। और अगर आपने डायरेक्टली JSON जनरेट कर लिया तो सीधा आप इसको अपलोड कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर IFF फैसिलिटी है दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि अप्रैल से जनवरी से थोड़ा चेंजेस हुआ था GST फाइलिंग में। IFF क्या है कि 2 तरह से रहता है। GSTR 1 का जो फाइलिंग है, कुछ लोग मंथली फाइल करते हैं और कुछ लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो जो लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं वो अगर चाहे तो मंथली B2B इनवॉइसेस की डिटेल जो है अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको जो है यहाँ पर IFF यूज करना पड़ता है। लेकिन एक रिटेल स्टोर अगर है जिनके B2B बिलिंग नहीं है तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका फाइलिंग क्वार्टरली है तो आपको 3 महीने का एक साथ में GSTR रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपका मंथली है तो आपको सीधा GSTR 1 रिटर्न मंथली फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपका CA, आपका अकाउंटेंट बिल वाइज आपसे मांगता है कि नहीं आप हमें एक एक बिल की पूरी डिटेल दे दो, तो यहाँ पर आप एक्सेल फॉर्मेट में भी इसको रिपोर्ट को पूरा जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल में जाइए, डिटेल ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये जो है एक एक बिल की डिटेल जो है आपको एक्सेल में दे देगा HSN के साथ। ये आप देखिए, ये जो है बिल वाइज आ गया। B2C, B2B में कुछ नहीं है, B2C का ये बिल है। पार्टी अगर कुछ है तो उसका नाम भी आ जाएगा। यहाँ पर डेट आ रहा है, सब डिटेल आ रहा है, HSN कोड आ रहा है, उसका कितना क्वांटिटी है, टैक्स, SGST, CGST। तो ये पूरा एक रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। ये भी आप रिपोर्ट जनरेट करके अपने CA या अकाउंटेंट को भेज सकते हैं, तो ईजिली वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे भी GST फाइल कर सकते हैं। दूसरा हम आते हैं दोस्तों GSTR 2 पे। GSTR 2 जो है वो आपका परचेज का है। जो भी आप परचेज एंट्री करेंगे वो सब आपका GSTR 2 के अंदर आ जाएगा।
यहाँ पर एक पार्टी का जीएसटी नंबर रॉन्ग है, मैंने ऐसे डाल दिया था, तो ये जो है यहाँ पर दिखा रहा है इनवैलिड जीएसटी नंबर, तो आपको एरर शो कर लेता है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये B2B 3 इनवॉइस हमने बनाए हैं और ये नील रेटेड है। नील रेटेड मतलब जिस इनवॉइस में जीएसटी नहीं है वो सीधा सीधा नील रेटेड के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया। वैसे दोस्तों P2 GSTR 2 जो है हमको ऐसा अपलोड करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर जैसे हर कोई सप्लायर अपना GSTR 1 जब अपलोड करता है तो जो उसका कस्टमर है उसका जो GSTR 2 है वो ऑटोमेटिकली उसके पोर्टल पे पॉपअप करने लगता है। तो जैसे कि आप अगर एक सपोज सप्लायर हैं, आपने आपका GSTR 1 फाइल कर दिया, तो आपका जो कस्टमर होगा जिसको आपने B2B बिल बनाया है वो ऑटोमेटिकली उसके पोर्टल पे आपके बिल की डिटेल चेक कर सकता है। लेकिन CA लोग रिपोर्ट मांगते हैं तो आप सेम इसको एक्सेल में जनरेट कर लीजिए डिटेल में, तो ये पूरा आपको एक बिल बाय बिल एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, आप अपने CA को भेज सकते हैं। ये हमारा एक रिपोर्ट जनरेट हो गया GSTR 2 का, ये आप अपने CA को भेज सकते हैं। तो इसके बेसिस पे वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि पोर्टल पे किस किस का जो है बिलिंग जो है पॉपअप हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। जिसका नहीं हो रहा है उसको आपको बोलना पड़ेगा ताकि वो जो है अपलोड करे अपना GSTR 1, ताकि आप उसको क्लेम कर पाएँ। तो ये हो गया दोस्तों GST के बारे में। इसके अलावा GST पर एक और मैं फुल कंप्लीट वीडियो बड़ा थोड़ा डिटेल में बनाने वाला हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। मेन जो है अपना मार्ग ERP सॉफ्टवेयर से अगर आप एक रिटेलर हैं तो इस तरह से आप अपना GST रिपोर्ट निकाल के अपने CA को भेज सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों डेली सेल्स रिपोर्ट के ऊपर, ऑपरेटर वाइज सेल्स एंड मिसलेनियस रिपोर्ट। यहाँ पर ये हमारा डेली सेल्स रिपोर्ट है, इसके अंदर सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ से आप किसी भी तरह से रिपोर्ट आप जो है जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट हम आ जाएंगे मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट, यानी कि आज के दिन में जो भी आपने सेल की है वो जिस मोड से भी आपकी सेल हुई है आप यहाँ से इसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं जैसे आज 13/06 यहाँ पे एंटर किया हमने, तो ये दिखा रहा है दोस्तों कि आज आपकी टोटल 2495 मतलब 2495 रुपये का सेल हुआ है और एक ही बिल बना है कैश के अंदर। अगर कार्ड का सेल है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा, UPI का है तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा। ये कैसे दिखाएगा, जब आप अपनी सेल करेंगे, एक बिल बना देते हैं, जब आप इस बिल को सेव करते हैं तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट लेना पड़ेगा। अभी मैं जब UPI ले लेता हूँ तो ये जो है हमारा UPI के अंदर सेल बिल का जो रिपोर्ट आएगा उसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए अभी जो है यहाँ पर सेल हमारा बढ़ गया, कैश एंड कार्ड दोनों का सेल दिखा रहा है, कैश एंड UPI के अंदर सेल दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपना डेली का जो है सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पर दे रखी हैं। अगर जैसे पॉइंट समरी, जैसे मैंने कि फर्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 1 में बताया था कस्टमर पॉइंट, उसकी भी आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कस्टमर की सेल्स रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, समरी या स्टेटमेंट। अगर आपने किसी कस्टमर का लेजर बनाया हुआ है तो उसका जो है यहाँ से आपको पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जो है टोटल जो है आपका सेल दिखा रहा है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर डे वाइज समरी निकाल सकते हैं, मंथ वाइज निकाल सकते हैं, बिल वाइज निकाल सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, आपको जिस तरह से भी रिपोर्ट्स चाहिए वो सब आप जो है यहाँ पर रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकते हैं डेली रिपोर्ट के अंदर। ये सब जो है सेल्स के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से ऑपरेटर वाइज भी आप अपना सेल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका ऑपरेटर, किस ऑपरेटर की आपको सेल चेक करनी है। अगर आपको सबकी देखनी है तो आप डायरेक्टली ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और सबकी सेल जो है मिला के आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह से भी जो आपके ऑपरेटर वाइज जो है सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये सब, इसके अलावा अगर आपको परचेज से रिलेटेड रिपोर्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से परचेज से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं।
इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स चाहिए तो यहाँ पर सारी इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने इसके अंदर दे रखी है, तो आपको जिस तरह से भी चाहिए आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट क्या होती है कि अगर आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए तो आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाएंगे एंड ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ से फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कंसोलिडेटेड सेल। आप जो है डेट डाल दीजिए, कौन सा डेट का आपको रिपोर्ट देखना। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि आज के दिन में आपने इतनी की सेल करी है 3395, आपका कॉस्टिंग था 2371, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है 1023 रुपीज़ का हुआ। इन प्रॉफिट परसेंटेज जो है 43.13 आप एंटर करेंगे तो ये जो है पूरा बिल वाइज आ जाता है। एंटर करेंगे आइटम भी आपको ओपन हो जाएगा, तो ये फुल जूम इन जूम आउट जो है रिपोर्ट दिया हुआ है। इसी तरह से जो है आप कंसोलिडेटेड सेल पे हमने लिया था, आप चाहिए तो इसको आइटम वाइज ले सकते हैं, कंपनी वाइज ले सकते हैं, पार्टी वाइज ले सकते हैं, मंथ वाइज ले सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको चाहिए आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। तो ये जो है MIS रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट में दोस्तों प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सब जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा। अकाउंटिंग में जो मैंने आपको दिखाया था वाउचर एंट्रीज वगैरह सब, उसके अलावा एक चीज़ थोड़ा रह गया था पेमेंट के अंदर एक्सपेंसेस का। अगर जैसे आप सप्लायर को तो पेमेंट करते हैं, जिसका आप परचेज करते हैं उसका पेमेंट, लेकिन उसके अलावा आपने जैसे शॉप का रेंट दिया या जो भी एडिशनल एक्सपेंस आपने सैलरी दी, तो वो सब जो है पेमेंट के अंडर आएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी न्यू लेजर आपको पता है F2 करके डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। एक्सपेंस इनडायरेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं लेजर में, और यहाँ पर हम डाल देंगे शॉप। ओके, अगर यहाँ पर लेजर नहीं आ रहा है तो आप F7 कर सकते हैं। F7 से सारे लेजर जो है डिस्प्ले हो जाते हैं। शॉप रेंट, कितना रेंट है आपका, एक सपोज 25,000 रुपीज़, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ये जो है आप कैसे पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये जो है आपका एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से आपका सैलरी है, आप अपना स्टाफ का लेजर बनाएंगे, वो भी जो है एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर उसका लेजर हेड बनेगा, और आप उसको पेमेंट एंट्री यहाँ से दिखा देंगे। तो इस तरह से आप पूरा जो भी आपका डेली का एक्सपेंसेस है वो सब आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जब आप फाइनल रिपोर्ट अपना देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो वो पूरा जो है आपका एक्सपेंस काट के जो प्रॉफिट होता है वो सब यहाँ पर दिखा देंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक है एंड एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा हो गया है हमारा, सेल परचेज कम है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये लॉस दिखा रहा है। तो ये सब इसमें हो गया है दोस्तों। MIS रिपोर्ट सब हो गया, ऑपरेटर वाइज सेल हो गया, डेली रिपोर्ट हो गया। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे हमने एक एनालिसिस दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, या फिर डेली रिपोर्ट में आप जाएंगे तो बिजनेस एनालिसिस करके एक रिपोर्ट है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर डाल के जो भी रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है आप कर सकते हैं। अगर आपको सपोज आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी है, डिटेल में करनी है, बिल वाइज, तो वो भी कर सकते हैं, समरी करनी है समरी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके आज के दिन की आइटम वाइज सेल रिपोर्ट जनरेट हो गई। यहाँ पर जो है क्वांटिटी कितना गया, अमाउंट कितना गया, टैक्स कितना गया, ये सब आपको यहाँ पर दिखा देता है। एक कॉलमर फिल्टर है, इसको आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारे फील्ड जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ये सब प्रॉफिट भी दिखा देता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब जो है यहाँ पर आपको दिखा देता है। और आप इसको फ़िल्टर को चेंज भी कर सकते हैं। आपका जो है आइटम की जगह पे आप बिल वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसको बिल वाइज भी कर सकते हैं, तो ये बिल वाइज आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से जो है यहाँ पर अपना फ़िल्टर डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डैशबोर्ड है,
डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं पूरा ग्राफिक के साथ साथ में पूरा जो है आपको रिपोर्टिंग मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब देख सकते हैं। टोटल कितना सेल, कितना बिल हुआ, पर कस्टमर का एवरेज सेल है, क्वांटिटी है, तो ये सब जो है आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो है बहुत सारी रिपोर्टें हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आवरली बेसिस पे मिल रहा है दोस्तों कि किस टाइम पे कितनी आपकी सेल हुई है। तो अगर आपकी एक सुपर मार्केट है और आप देख सकते हैं कि किस टाइम पर सेल्स ज़्यादा हो रही है, बिल्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना स्टाफ जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है सुपर मार्केट के लिए। आप इसको फ़िल्टर भी डाल सकते हो अगर आपको जो है सिर्फ आवरली बेसिस पे चाहिए तो आप इसको आवरली बेसिस पे रखिए। ये जो है आपकी रिपोर्ट आवरली बेसिस पे जनरेट हो जाती है। ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आज का हमारा एवरीथिंग अबाउट सुपर मार्केट वीडियो, सुपर मार्केट बिजनेस के बारे में जो वीडियो का पार्ट 2 था वो अभी जो है मार्क ERP सॉफ्टवेयर का कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट पार्ट जो हमने इसका एक हफ्ते पहले, जो 1 वीक पहले जो हमने बनाया था दोस्तों, 1 वीक में 200+ व्यूज़ जो है हमको उस पर मिले। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि 1 वीक के अंदर 5 नए इंस्टॉलेशन हमने सुपर मार्केट में करे। अभी हालांकि यहाँ पर लॉकडाउन है गोवा में, लेकिन ऑनलाइन में ही हमने जो है 5 इंस्टॉलेशन सुपर मार्केट में करे, जिसमें से 4 सुपर मार्केट और एक वाइन स्टोर जो है रिटेल बिजनेस था। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सुपर मार्केट का सॉफ्टवेयर, आपका सुपर मार्केट बिजनेस है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट डिटेल है 7875419620, ये मेरा नंबर है दोस्तों। बाकी ये सब मेरे ऑफिस के नंबर है 9146192728, 9146192729, 30 and 57। हमारा ईमेल आईडी है goamark@gmail.com एंड support@marksoftechgoa.in। तो आपको अगर डिटेल डेमो चाहिए, आपकी ऑन साइट, ऑफलाइन, ऑनलाइन जैसा भी चाहिए, इस तरह से हम आपको अपना डेमो जो है अरेंज करवा देंगे। आप कंपेयर कीजिए, आपके सॉफ्टवेयर के फीचर हमारे मार्क ERP सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर कीजिए एंड फिर आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मार्क सॉफ्टवेयर जो है क्यों लेना है आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि मार्क ERP सॉफ्टवेयर जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया बेस पे है। मोर देन 10 लाख यूजर्स हैं, गोवा में 1000+ यूज़र हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट होती है दोस्तों, डेवलपमेंट कस्टमर के थ्रू ही होती है। जितने ज़्यादा यूजर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट्स आती हैं, उतने नए नए फीचर्स आते हैं। और सपोर्ट सिस्टम जो होता है, हमारा कस्टमर केयर है दिल्ली में, हेड ऑफिस है, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाता है। हमारा लोकल ऑफिस है गोवा में, मड़गांव में, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाता है। और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हमें रिटेल बिजनेस में, सुपर मार्केट बिजनेस में। तो उससे क्या होता है कि आप अगर एक नई सुपर मार्केट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम आपको जो है पूरी तरह से हेल्प करेंगे किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आपको सुपर मार्केट में आ सकती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक आराध्य IT सॉल्यूशन का YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप जो है जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस जो है आपको आगे जो है मिलते रहिए। ये दोस्तों हमारा आराध्य IT सॉल्यूशन का YouTube चैनल है और ये हमने पार्ट 1 जो है बनाया था इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक 200 से ऊपर व्यूज़ जो है हो शुरुआत करते हैं। और पहले आप इस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप दूसरा पार्ट देखिए, ताकि आपको डिटेल में जो है आपको सुपर मार्केट बिजनेस की नॉलेज मिल सके। उसके अलावा कोई भी डाउट है आपको, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।